नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। सीरीज प्रारंभ करने से पहले दो शब्द मोटिवेशनल कोट से हम लोग जुड़ना चाहेंगे। देखिए, यहां लिखा गया है, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। मतलब आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की जिद जो है उसको बनाए रखना है। आपको उसको विकल्प, अपने संकल्प को विकल्प के रूप में बदलने नहीं देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आप सफल होकर आएंगे। इसी क्रम में आपसे सिर्फ इतना गुजारिश रहेगा कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। यह सेशन तमाम सारी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है और यहां परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, जानकारियों के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें इस सेशन का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, पहला अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है, प्रतिवर्ष विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प हमारे दिए गए हैं जो 21 सितंबर, 20 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर। यहां जो हमारा सही ऑप्शन होगा, यह विकल्प नंबर ए सही होगा। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो यूएन महासभा द्वारा प्रारंभ किया गया। कब से? 1981 ईस्वी से। साथ ही साथ अगर हम बात करें यूएन के बारे में, संयुक्त राष्ट्र के बारे में, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इसके कितने मुख्य भाग हैं? इसके 6 मुख्य भाग हैं और यहाँ की 6 मुख्य भाषाएं जो हैं ये मुख्य 6 हैं। साथ ही साथ इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और इसके महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटारेस जो हैं यहाँ के महासचिव हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है, एक प्रश्न पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र का वह कौन सा भाग है जिसका मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र से बाहर है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय बाहर है। और कहां है? द हेग में है। और द हेग किस देश का शहर है? तो ये नीदरलैंड का शहर है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, हाल ही में यूएन महासभा के मानवाधिकार आयोग के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है, बोल्कर तुर्क को नियुक्त किया गया है। ये किस देश से संबंधित हैं? ये ऑस्ट्रिया से संबंधित हैं और ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना है। अब यहीं से आपको याद रखना है, यूएन के अस्थायी प्रतिनिधि में भारत की पहली महिला के रूप में किसे चुना गया है? तो रुचिरा कंबोज को। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण दिवस और भी 21 सितंबर को ही मनाया जाता है। आपको याद रखना है, विश्व अल्जाइमर रोग अत्यंत ही महत्वपूर्ण रोग है और यहां से प्रश्न भी लगातार बने हैं। अगर बात करें, प्रश्न पूछा जाए कि विश्व अल्जाइमर रोग किस दिवस को मनाया जाता है, तो ये 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बीमारी है क्या? तो भूलने की बीमारी है। साथ ही साथ ये किससे संबंधित है? तो ये मस्तिष्क से संबंधित है। अब मस्तिष्क से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने बनते हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि मस्तिष्क से संबंधित अन्य बीमारियां कौन सी हैं, तो डिमेंशिया जो है ये बीमारी है। साथ ही साथ पार्किंसन बीमारी, ये भी मस्तिष्क से है। और अल्जाइमर बीमारी जो है ये भी मस्तिष्क से संबंधित है। अगर हम मस्तिष्क के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें अगर याद रखें तो हमारे प्रश्न विज्ञान की दृष्टिकोण से गलत होने वाले नहीं हैं। अगर हम बात करें कि मस्तिष्क को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला भाग जो है ये अग्रभाग होता है, अग्रभाग। और अग्रभाग 3 भागों में बटा हुआ है।
आपको यहां दूसरा जो है ये मध्य भाग है, मध्य भाग, और तीसरा जो है ये पश्चिम भाग, पश्चिम भाग है। अब यहां अग्रभाग से अगर हम देखें तो पहला सेरिब्रम, सेरिब्रम है। और कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा या सबसे बड़ा भाग कौन है, तो ये अग्रभाग का सेरिब्रम है। अब सेरिब्रम से पूछा जाता है कि ये रेगुलेट क्या करता है, तो इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति या तर्क शक्ति को रेगुलेट कौन करता है, सेरिब्रम। और दूसरा इसी का कौन है, इसी का थैलमस, अत्यंत महत्वपूर्ण यह भी है थैलमस। इससे क्या होता है, ये ताप नियंत्रण, साथ ही साथ पीड़ा, पीड़ा, और यहां से स्पर्श, स्पर्श का रेगुलेशन किसके द्वारा होता है, तो ये थैलमस से। अगर हम बात करें हाइपोथैलमस, यहां से लगातार प्रश्न बने हैं, हाइपोथैलमस, हाइपोथैलमस, यहां से प्रश्न बने हैं, पूछा जाता है प्यार, प्यार घृणा, प्यार घृणा, साथ ही साथ भूख, भूख प्यास, इन सब का एहसास किसके द्वारा होता है, तो ये इसका सारा कार्य जो है ये हाइपोथैलेमस के द्वारा देखा जाता है। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चाहे वो विज्ञान की दृष्टिकोण से हो या दिवस के हिसाब से अगर पूछा जाए 21 सितंबर के बारे में, तो आपको इतनी चीजें जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। यहां देखिए, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि विश्व में या विश्व के सभी देशों के बीच में शांति को बहाल रखना या शांति को बनाए रखना। यहां वर्ल्ड अल्जाइमर डे के बारे में भी बताया गया है, और दोनों दिवस कब मनाए जाते हैं, प्रत्येक 21 सितंबर को। आइए अगले प्रश्न को देखें, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में चर्चा में रहा एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष कौन सा देश है। अब यहां देखिए, पहला दिया गया है आपका भारत, दूसरा जापान, तीसरा यूएसए, और चौथा जो दिया गया चीन। यहां जो सही हमारा विकल्प है दोस्तों, ये भारत है। साथ ही साथ अगर हम बात करें एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, इसकी स्थापना के बारे में, स्थापना के बारे में कि इसकी स्थापना कब की गई थी, 1977 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। और वास्तव में यह यूनेस्को का हिस्सा या यूनेस्को का ही एक भाग है। अब यहां एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में यूनेस्को के बारे में बात हो रही है, तो आपको यूनेस्को से संबंधित जानकारी याद रखना है कि यूनेस्को के प्रमुख कौन है, आंद्रे अजोले हैं, और इसका मुख्यालय कहां है, पेरिस में। साथ ही साथ विश्व विरासत स्थल के रूप में भारत के कितने स्थलों को चिन्हित किया गया है, तो टोटल 40 स्थलों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 32 सांस्कृतिक हैं, 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं, और एक स्थल जो है ये मिक्स है। अब यहां से आपको याद रखना है कि इसमें से 39वां कौन सा है, तो 39वां रामप्पा मंदिर, रामप्पा मंदिर है, ये तेलंगाना से संबंधित है। और 40वां जो है ये धौलावीरा, धौलावीरा है, जो कि गुजरात राज्य से संबंधित है। यूनेस्को के द्वारा अमूर्त विरासत भी चिन्हित किए जाते हैं, तो कितनी है भारत की, टोटल 14 अमूर्त विरासत हैं। और नवीनतम कौन है, दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा है, जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और हाल ही में गुजरात राज्य के द्वारा गरबा नृत्य को अमूर्त विरासत के रूप में सूचित किए जाने की घोषणा की गई है। अब अगर हम इस संस्थान के बारे में बात करें, तो इसका उद्देश्य क्या है या इसका मुख्यालय कहां है, इसका मुख्यालय कहां है, तो इसका मुख्यालय मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में स्थित है। साथ ही साथ अगर हम बात करें भारत का जो अध्यक्ष है, भारत, इसके एक साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इसी कारण यह हाल फिलहाल के दिनों में चर्चा में रहा है। अब यहां से एक प्रश्न और भी याद रखना है, प्रश्न कई बार पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थान के रूप में कौन सा ऐसा संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है, तो आपको याद होगा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय जो है ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। साथ ही साथ इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन 2015 में हुआ था, और किसके सहयोग से,
फ्रांस और भारत के सहयोग से इसका गठन किया गया था। यहां से पूछा जाता है कि नवीनतम सदस्य देश कौन सा है या कितने देश हैं, तो आपको याद रखना है दोस्तों, टोटल 102 सदस्य देश हैं। 102वां कौन है, तो एंटीगुआ, एंटीगुआ और बरमूडा, बरमूडा जो है एंटीगुआ और बरमूडा 102वां देश हैं, जबकि 101वां के रूप में यूएसए है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपको जरूर याद रखना है। यहां अगर राजधानी के बारे में बात कर लें तो जापान की राजधानी टोक्यो है, साथ ही साथ यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, और चीन के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी बीजिंग है। आइए इसी क्रम में अगला देखें। यहां देखिए आपको दिया गया है AIBD, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, जो कि इसका फुल फॉर्म है। आइए इसी क्रम में अगला देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा देश की सबसे लंबी क्रूज सेवा भारत के किन राज्यों के बीच में प्रारंभ की गई। आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ऐसे प्रश्न जरूर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। देखिए पहला विकल्प दिया गया उत्तर प्रदेश से गुजरात, दूसरा बिहार से उत्तर प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश से असम, चौथा इनमें से कोई नहीं। यहां जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों, विकल्प नंबर सी सही होगा, या उत्तर प्रदेश से असम के बीच में भारत की सबसे लंबी क्रूज सेवा प्रारंभ की जाएगी। अब अगर बात हो रही है उत्तर प्रदेश की और बात हो रही है असम की, तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिनको हम अगर रिकॉल कर लें तो हमारे प्रश्न गलत होने वाले नहीं है। उत्तर प्रदेश में किस स्थान से, तो वाराणसी। कहां से, वाराणसी से। अब आपको पता है कि वाराणसी किस नदी के तट पर स्थित है, गंगा नदी के तट पर स्थित है। नेशनल वाटरवे फर्स्ट किस नदी पर है, तो नेशनल वाटरवे संख्या 1 जो है ये गंगा नदी पर बनाया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें असम की, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पे यहां से जोड़ा जाएगा। अब ब्रह्मपुत्र नदी पर ही नेशनल वाटरवे संख्या 2 ये क्या बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। अब वाराणसी से महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लगातार बने रहते हैं। अगर हम बात कर लें कि SCO संघाई सहयोग कॉरपोरेशन या संघाई सहयोग संगठन के द्वारा किसे सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चुना गया है, तो यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक राजधानी के रूप में वाराणसी को चुना गया है SCO के द्वारा। रोपवे सिस्टम, सार्वजनिक रोपवे सिस्टम प्रारंभ करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है, और शहर की बात की जाए तो वो वाराणसी है। यहां से कला संस्कृति में पूछा जाता है भारत माता मंदिर, कई बार प्रश्न पूछा गया है भारत माता मंदिर का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। साथ ही साथ पूछा जाता है काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर ये कहां से संबंधित है, तो यह संबंधित है वाराणसी से। अगर हम बात करें यहां BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, तो इसकी स्थापना से प्रश्न पूछा गया है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। साथ ही साथ यहीं से पूछा जाता है संस्कृत विद्यालय बनारस में, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो 1791 ईस्वी में जोनांकन डंकन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी संस्कृत विद्यालय का। एक अनुसंधान केंद्र है जो कि बार बार पूछा जाता है, सब्जी अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, तो सब्जी अनुसंधान केंद्र जो है ये वाराणसी में स्थित है। साथ ही साथ घाटों का नगर या विश्व का सबसे पुराना शहर के नाम से किसे जाना जाता है, तो वाराणसी को जाना जाता है घाटों का नगर और विश्व का सबसे पुराना शहर के रूप में भी जाना जाता है। अब बात हो रही थी असम की, तो असम से 2 प्रश्न आपको याद रखने हैं। अगर हम बात करें असम के मुख्यमंत्री कौन है, तो असम के मुख्यमंत्री जो हेमंत बिस्व शर्मा जी हैं, और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो जगदीश मुखी जी यहाँ के राज्यपाल हैं। और नवीनतम
वन्य अभयारण्य कौन सा है? तो देहिंग पटकोई जो वन्य अभयारण्य है यह भारत का नवीनतम वन्य अभयारण्य है, जो कि संबंधित कहां है? असम राज्य से संबंधित है। ये सारे प्रश्न आपको जरूर याद रखने हैं। आइए इसी क्रम में एक पिक्चर दिखाई जाने की कोशिश की गई है, और ये कहां से? वाराणसी से लेकर असम के बोगीबिल तक की सेवा प्रारंभ की जाएगी। और ये लगभग उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम की दूरी जो है ये लगभग 4000 किलोमीटर की ये दूरी है, और सबसे लंबी वो ये जल सेवा होगी। आइए इसी क्रम में अगला देख ले। हाल ही में चर्चा में रहा स्केल ऐप का संबंध किससे है? देखिए, पहला दिया गया है खाद्य उद्योग, दूसरा दिया गया चमड़ा उद्योग, तीसरा पर्यटन उद्योग, चौथा दिया गया सभी। अब यहां पर आपको देखना है कि ये स्केल ऐप का संबंध किससे है। अगर हम बात करें विकल्प की सही, तो यहां विकल्प नंबर भी सही होगा, चमड़ा उद्योग से संबंध है स्केल ऐप का। अब चमड़ा उद्योग से स्केल का क्या संबंध है, यहां पर आपको ध्यान देना है। यहां पर स्केल से में जो यस है इसका मतलब है स्किल, और यल का मतलब यहां है लेदर, मतलब लेदर में कार्य करने वाले या लेदर के व्यवसाय में कार्य करने वाले लोगों को उनके स्किल को और डेवलपमेंट करना या उनको कुशल बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ अब अगर हम बात करें कि ये किस मंत्रालय की पहल है, तो कौशल विकास मंत्रालय। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि इस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। यहीं पे आप रिलेट कर लीजिए कि भारत के शिक्षा मंत्री, शिक्षा जो मंत्रालय है इसके केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। और इन्हीं के द्वारा कौशल विकास मंत्रालय की पहल के द्वारा स्किल ऐप का शुभारंभ किया गया। अब कुछ महत्वपूर्ण ऐप हैं जो कि हमको जरूर याद रखने हैं, और महत्वपूर्ण संस्थाओं के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगर उनको हम देख लें, रिकॉल कर लें, तो आने वाली परीक्षाओं में हमारे प्रश्न गलत होने वाले नहीं हैं। आइए उनको देखें हम। तो यहां देखिए दिया गया है आयुष ऐप। अब यहां पर आयुष ऐप जो है ये कर्नाटक सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो वासवराज बोम्मई जो हैं यहां के मुख्यमंत्री हैं, और यहीं से याद रखना है कि यहां के राज्यपाल थावरचंद गहलोत जी हैं। अगर बात करें आभा ऐप की, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे ऐसा ना पूछे, आपसे दूसरी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, आयुष्मान योजना किस संस्था के द्वारा रेगुलेट की जाती है? तो आप नोट डाउन कर लीजिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा रेगुलेट की जाती है। आयुष्मान की बात हो रही थी, कब प्रारंभ हुआ है? 23 सितंबर 2018 को। कहां से प्रारंभ हुआ है? तो ये झारखंड की राजधानी रांची से प्रारंभ हुआ है। अगले प्रश्न के रूप में अगर देखें तो जन निगरानी ऐप, ये जम्मू कश्मीर के द्वारा प्रारंभ किया गया है। उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं। साथ ही साथ लोकपाल ऐप अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये केंद्रीय ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसी का रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है नाबार्ड के नाम से भी जाना जाता है। अब नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर? शिवरमन समिति की सिफारिश पर। कब? 1982 ईस्वी में। साथ ही साथ आपको याद रखना है किसान ऐप किसके द्वारा? IIT रुड़की के द्वारा किसान ऐप। किसानों को मौसम संबंधी जानकारी कहां से दी जाती है? तो ये किसान मोबाइल ऐप के द्वारा प्रदान की जाती है। अगर हम बात करें सारथी ऐप की, तो सेबी की पहल है। अब सेबी की बात हो रही है तो आपको यही जरूर याद रखना है किस अधिनियम के अंतर्गत सेबी का गठन किया गया है? 1992 के अधिनियम के द्वारा सेबी का गठन किया गया है। अगर बात करें दोस्तों यहां गरुड़ ऐप की, अत्यंत महत्वपूर्ण है। निर्वाचन आयोग का जो ऐप है उसका नाम क्या है? गरुड़ ऐप है। तंबाकू छोड़ो ऐप विश्व स्वास्थ्य संगठन का यह प्रमुख ऐप है। और प्राण पोर्टल जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा यह प्रारंभ किया गया है। यह पर्यावरण मंत्रालय की पहल है। ये सारे ऐप आपको जरूर याद रखने हैं। एक से अधिक बार अगर इनको आप रिकॉल कर लेंगे तो यकीन मानिए जब भी आपका प्रश्न से सामना होगा आपके प्रश्न गलत होने वाले नहीं हैं। आइए इसी क्रम में आगे बढ़े। यहां अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में चर्चा में रहे द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और किस देश के बीच में समझौता हुआ?
यहां देखिए पहला दिया गया हमारा विकल्प मेडागास्कर है, दूसरा थाईलैंड है, तीसरा नेपाल है, चौथा मिस्र है। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा यह विकल्प नंबर डी सही होगा, मिस्र। अब यहां पर द्विपक्षीय रक्षा सहयोग, तो बात हो रही रक्षा सहयोग की, तो यहां पर 2 दिवसीय दौरे पर हैं कौन? भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी दौरे पर हैं, और किस देश के? तो मिस्र के। अब यहां मिस्र के बारे में हम जाने, मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा है मिस्र की राजधानी। साथ ही साथ आपने कई बार प्रश्न के माध्यम से पढ़ा होगा कि नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है? तो नील नदी का वरदान कहा जाता है मिस्र देश को। साथ ही साथ नील नदी का उद्गम कहां से होता है? तो विक्टोरिया झील से होता है नील नदी का उद्गम। और कौन से? तो यहां श्वेत नील नदी का उद्गम कहां से होता है? तो ये विक्टोरिया झील से होता है, जबकि विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील के रूप में है। अगर हम बात कर ले यहां अफ्रीका महाद्वीप की, तो यहां से 4 से 5 प्रश्न ऐसे हैं, अफ्रीका महाद्वीप 4 से 5 प्रश्न ऐसे हैं जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और सेम वही होते हैं। अगर हम बात कर लें अफ्रीका महाद्वीप को किस महाद्वीप के नाम से? अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। अगर हम बात करें भविष्य का महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को भविष्य का महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि विषुवत रेखा, साथ ही साथ मकर रेखा और कर्क रेखा कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप इकलौता महाद्वीप है जहां से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। यहीं से एक प्रश्न और भी याद रखिए कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो आपको कांगो नदी जो है ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, जबकि मकर रेखा की बात करें तो लिम्पोपो नदी जो है ये 2 बार काटती है, और कर्क रेखा को माही नदी जो है ये 2 बार काटती है। ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपको जरूर याद रखना है। अगर बात करें मेडागास्कर की, तो मेडागास्कर की राजधानी क्या है? तो अनंतरिबो जो है यहां की राजधानी है। थाईलैंड की बात करें तो बैंकॉक है, और बैंकॉक किस नदी के तट पर स्थित है? तो चायो फ्रायो नदी के तट पर स्थित है। और नेपाल की बात करें तो काठमांडू है। अब यहां पर एक प्रश्न और भी याद रखिए कि द्विपक्षीय, इसको 2+2 वार्ता के रूप में जाना जाता है। और इसमें भाग कौन लेते हैं? इसमें लगभग रक्षा मंत्री साथ ही साथ विदेश मंत्री इन 2 मंत्रियों का संयुक्त बैठक होता है, और इसे 2+2 वार्ता के नाम से जाना जाता है। अब यहां प्रश्न यह उठता है कि भारत किन किन देशों के साथ 2+2 वार्ता करता है? तो आप हमेशा याद रखिए क्वाड देश कौन कौन से हैं मित्रों? तो आपको याद रखना है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, साथ ही साथ यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अपना प्यारा भारत वर्ष। ये 4 देश जो हैं ये 2+2 वार्ता करते हैं। लेकिन एक अन्य देश है, मतलब क्वाड देशों से हटके भी एक देश है, वो रूस है। कौन सा देश है? रूस है। इन देशों के साथ भारत 2+2 वार्ता का सम्मेलन जरूर करता है। अगला प्रश्न देख लें, हाल ही में नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पूर्वोत्तर भारत के पहले तैराक कौन बने हैं? यहां देखिए पहला विकल्प हमारा दिया गया है एल्विस अली हजारिका, दूसरा साजन प्रकाश, तीसरा भवानी देवी, चौथा इनमें से कोई नहीं। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ये सही होगा, एल्विस अली हजारिका जो हैं ये नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले पूर्वोत्तर भारतीय तैराक बने हैं। और ये सबसे अधिक, मतलब अधिक उम्र वाले तैराक के रूप में भी बने हैं। अब यहां पर बात हो रही है नॉर्थ चैनल की, तो एक मैप के माध्यम से अगर हम नॉर्थ चैनल को देखें कि वास्तव में नॉर्थ चैनल कहां स्थित है, तो यूके, जिसे यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए इसमें कि कौन कौन से देश आते हैं, तो इसको आप याद रखिए, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, साथ ही साथ आपको याद रखना है वेल्स और आयरलैंड। इन देशों को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है।
अब अगर बात आपसे प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में से ग्रेट ब्रिटेन में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो आपको यह प्रश्न जरूर आपको राहत देगा कि स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और आयरलैंड मिलाकर क्या बनता है, ग्रेट ब्रिटेन बनता है, और इससे अलग जो देश होंगे वो इसके हिस्सेदार नहीं है। अब हम बात करें नॉर्थ चैनल की, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैप में, यहां देखिए नॉर्थ चैनल दिया गया है, और यहां देखिए यूके का स्कॉटलैंड दिया गया है, और यहां यूके का नॉर्थ आयरलैंड दिया गया है। मतलब यूके के स्कॉटलैंड और यूके के नॉर्थ आयरलैंड के मध्य में स्थित है नॉर्थ चैनल, और इसी नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले पूर्वोत्तर के कौन बने हैं, तो आपको अभी प्रश्न के माध्यम से बताया गया कि एल्विस अली हजारिका बने हैं। अब यहां पर एक प्रश्न स्टैटिक जीके के रूप में पूछा जाता है कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय मिहिर शाह थे। साथ ही साथ अगर महिला के रूप में देखा जाए तो आरती साहा थी। आपको जरूर इनको याद रखना है। अगर हम बात करें साजन प्रकाश की, तो तैराक के रूप में टोक्यो ओलंपिक में तैराक के रूप में सबसे पहली बार क्वालिफाई होने वाले कौन खिलाड़ी थे, तो साजन प्रकाश थे। और तलवारबाजी में शामिल होने वाली पहली खिलाड़ी कौन थी, भवानी देवी थी। और कॉमनवेल्थ गेम में तलवारबाजी में स्वर्ण पदक किसने जीता है भारत के लिए, तो भवानी देवी के द्वारा जीता गया है। अब यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न और भी आपको देख लीजिए। अगर बात हो रही थी कॉमनवेल्थ गेमों की, तो संस्करण कौन सा था, 22वां था, और इसका ध्येय वाक्य क्या था, पेरी द बुल इसका ध्येय वाक्य था। साथ ही साथ इसका आयोजन कहां किया गया, इंग्लैंड के वर्मिंघम में इसका आयोजन किया गया। प्रारंभ में ध्वजवाहक कौन रहे, तो प्रारंभ में ध्वजवाहक के रूप में आपको बताना है मीराबाई चानू थी। साथ ही साथ मनप्रीत सिंह। आपको याद रखना है कि कॉमनवेल्थ गेम में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन थे, अनाहत सिंह। और ये इनका खेल क्या था, स्क्वैश जो है इनका खेल था। अगर बात करें समापन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में कौन थे, तो निकाहत जरीन थी। और कॉमनवेल्थ गेमों में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी, एकमात्र खिलाड़ी शरद कमल थे, ये समापन समारोह में। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में पीएम केयर फंड का नया ट्रस्टी के रूप में किसे बनाया गया है, ये काफी दिनों से चर्चा में भी रहा है, तो आपको जरूर याद रखना है। यहां से प्रश्न बनने की प्रायिकता सर्वाधिक है। पहला दिया गया रतन टाटा, दूसरा केटी थॉमस, तीसरा करिया मुंडा, चौथा इनमें से सभी। अब ये जो विकल्प हमारा सही होगा दोस्तों, ये सभी। अब पीएम केयर फंड की स्थापना या इसका गठन के बारे में अगर हम देखें, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 27 मार्च 2020 को किया गया था। आपको याद होगा अभी भारी आपदा से देश या विश्व जो है भारी आपदा से गुजरा है, और वो कौन था, कोविड-19 का दौर था। और इस दौरान जो भारत या सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर गहरा प्रभाव पड़ा, तो उसी से निपटने के लिए भारत के द्वारा या भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा पीएम केयर फंड का स्थापना किया गया, जो कि डेट आपको याद रखना है 27 मार्च 2020। इसका उद्देश्य क्या था, तो समाज के उन निचले तबके या उनको मदद पहुंचाना जो कि मदद के योग्य हैं या जिनको उनकी सख्त जरूरत होती है। और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि पीएम केयर फंड से संबंधित तमाम सारे विवाद उठ रहे थे, इसी से संबंधित है। और पहली बार इसमें ट्रस्टी के रूप में लोगों को शामिल किया गया है। और इससे प्रश्न पहले भी बन चुका है कि पीएम केयर फंड के सदस्यों में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, तो आपको जरूर याद रखना चाहिए, गृह मंत्री शामिल होते हैं, साथ ही साथ वित्त मंत्री शामिल होते हैं, और यहां से रक्षा मंत्री इसके सदस्यों के रूप में शामिल होते हैं। यह प्रश्न पूछा भी गया था कि पीएम केयर फंड के सदस्यों के रूप में निम्न में से कौन से लोग शामिल होते हैं, तो आपको जरूर याद रखना है, गृह मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं और रक्षा मंत्री होते हैं। ये सारे प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए इसी क्रम में हम लोग एक पिक्चर के माध्यम से देखें। यहां रतन टाटा जी का पिक्चर दिखाया गया है। आपको याद रखना है असम वैभव सम्मान, ये
कहां का सम्मान है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा, ये असम का सर्वोच्च सम्मान है और इसे किसे सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है। और पीएम केयर फंड के अब ट्रस्टी के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? रतन टाटा नियुक्त किए गए हैं। आइए अगले प्रश्न को देख लें। हाल ही में किस राज्य के द्वारा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया? अब यहां देखिए, पहला दिया गया गुजरात, दूसरा मुंबई, तीसरा अहमदाबाद, चौथा केरल। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा ये विकल्प नंबर 20 सही होगा। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि ये ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्देश्य क्या है। तो यहां फिन जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। फिनटेक, फिन का मतलब होता है फाइनेंशियल और टेक का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। मतलब फाइनेंशियल में टेक्नोलॉजी का जो इंप्लीमेंट है उसी को लेकर यह किया गया है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। इसका आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन किया गया मुंबई में। और ये क्रम कौन सा है? ये तीसरा क्रम था। और इसका आयोजन वर्चुअल मोड में या हाइब्रिड मोड में इसका आयोजन किया गया। साथ ही साथ आपको याद रखना है कुछ महत्वपूर्ण आयोजन जो कि बार बार किए गए हैं और उनसे प्रश्न भी बनने की संभावना प्रबल है। अगर हम बात कर लें गुजरात राज्य से, तो हाल ही में चर्चा में रहा है अटल ब्रिज। अटल ब्रिज आपको ध्यान रखना है, अटल ब्रिज है, अटल टनल नहीं। अगर अटल टनल पूछा जाएगा तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित होगा और अटल ब्रिज पूछा जाएगा तो ये गुजरात राज्य के अहमदाबाद से संबंधित होगा। और ये बनाया किस नदी पर है? ये बनाया गया है साबरमती नदी के ऊपर बनाया गया है। अगर हम बात कर लें हाल ही में डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये कहां किया जाएगा? तो ये गांधीनगर गुजरात में किए जाने की घोषणा की गई है। अगर हम बात कर लें हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक बुलाई गई। ये कहां बुलाई गई थी? ये चंडीगढ़ में बुलाई गई थी। अगर हम बात करें कॉमन विज्ञान कॉन्क्लेव का आयोजन कहां किया गया? तो यह भी अहमदाबाद में किया गया। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। अगर हम बात कर लें यहां अहमदाबाद से, तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किसे चुना गया है? तो हैदराबाद और मुंबई को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुना गया है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में भारत के किन दो स्थलों को चुना गया है? तो अहमदाबाद और केरल को चुना गया है। आपको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ें और अगला देख लें। यहां देखिए ग्लोबल फिनटेक फेस्ट और ये 4 दिवसीय सम्मेलन है। 19 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाना है। और इसका संयोजक कौन है? NPCI है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आइए इस प्रश्न के साथ अगले प्रश्न को हम देख लें। WTA चेन्नई ओपन का एकल खिताब किसने जीता है? तो यहां देखिए, पहला दिया है अमांडा लिनेट, दूसरा लिंडा, तीसरा दिया गया ईगा स्विएटेक, चौथा एरिना रिबाकिना। अब यहां पहले ये जाने कि WTA वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है और इसमें चेन्नई ओपन का एकल खिताब किसने जीता है? तो विकल्प हमारे जो दिए गए हैं इसमें विकल्प नंबर बी जो है इनके द्वारा जीता गया है, लिंडा के द्वारा जीता गया है। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो आपको याद रखना है चेक रिपब्लिक की ये हैं। साथ ही साथ ये विजेता रही हैं। तो आपको उप विजेता भी ध्यान रखना है। उप विजेता कौन रही है? तो मेंडा लिनेट रही हैं उप विजेता। आप इसको जरूर याद रखिएगा, उप विजेता रही हैं मेंडा लिनेट। अब यहां से ये टेनिस की बात हो रही है दोस्तों, तो टेनिस से जितने भी सवाल बने हैं लगभग वो सारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जैसे अगर हम बात करें टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, कौन कौन से? तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये साल का पहला होता है और हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। अगर हम बात करें विजेता कौन रहे, तो राफेल नडाल रहे और ये कहां से संबंधित हैं? स्पेन देश के हैं। और
विश्व के सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो राफेल नडाल है। लेकिन वर्तमान में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कौन है? तो कार्लोस अल्कराज हैं। अगर हम बात करें फ्रेंच ओपन की, फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता है? यहां महिला में आपको याद रखना है एशले बार्टी। ये कहां से संबंधित हैं? ऑस्ट्रेलिया से, और इन्होंने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। फ्रेंच में बात करें तो राफेल नडाल ने जीता है, और देश अभी जैसा कि हमने बात कर लिया कि ये स्पेन से संबंधित है, और ईगा स्वेटेग ये पोलैंड की हैं, और इन्होंने फ्रेंच ओपन का खिताब भी जीता है। और पोलैंड की राजधानी क्या है? वार्सा है। अगर हम बात करें विंबलडन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। ये किस देश के हैं? ये सर्बिया के हैं। आपको याद रखना है सर्बिया की राजधानी क्या है? बेलग्रेड है। और महिला के रूप में किसने जीता है? तो यहां पर आपको याद रखना है एरीना रीवाकीना पहली एशियाई महिला या पहली कजाक महिला के रूप में किसने जीता है विंबलडन खिताब? तो एरीना रीवाकीना ने। और आपका अंतिम जो टेनिस का ग्रैंड स्लैम होता है जिसे यूएस ओपन के नाम से जाना जाता है, और इसका खिताब किसने जीता है? पुरुष वर्ग में कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ये कहां से संबंधित हैं? स्पेन से संबंधित हैं, और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं, मात्र 19 वर्ष के। और अगर हम बात करें महिला वर्ग में, तो महिला वर्ग में पुनः एक बार ईगा स्वेटेग ने जीता है। अब आपको ईगा स्वेटेग से 2 किताब याद रखना है। फ्रेंच ओपन का खिताब भी जीता है ईगा स्वेटेग ने, और यूएस ओपन का भी खिताब जीता है ईगा स्वेटेग ने। और ईगा स्वेटेग अब तक 3 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली हैं। और महिला में दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन है महिला के रूप में? तो ईगा स्वेटेग हैं, जो कि पोलैंड से संबंधित हैं, और पुरुष वर्ग में कार्लोस अल्कराज हैं, जो कि स्पेन से संबंधित हैं। अगर इस टेनिस खेल में पूछा जाए कि सबसे पुराना खेल कौन सा है, तो विंबलडन जो है ये सबसे पुराना टेनिस का खेल है। और अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया हार्ड कोर्ट पे, और फ्रेंच की बात करें तो ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। और अगर हम बात करें विंबलडन की, तो ये आपको ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, और यूएस भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाने वाला टेनिस का ग्रैंड स्लैम है। आइए इसी क्रम में एक पिक्चर के माध्यम से देखें। ये लिंडा का पिक्चर दिखाया गया है, और ये किस देश से संबंधित है? चेक रिपब्लिक से संबंधित है। इस सेशन के लास्ट प्रश्न को देखें, और अत्यंत दुखद घटना है ये हमारे बीच की। हाल ही में चर्चा में रहे राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। इनका संबंध किस विधा से था? तो देखिए, पहला दिया गया कॉमेडियन, दूसरा डॉक्टर, तीसरा राजनेता, चौथा पत्रकार। यहां हर कोई ये जानता है, आपको जरूर याद रखना है कि ये कॉमेडियन थे। साथ ही साथ इनका संबंध उत्तर प्रदेश से था, और ये कानपुर से संबंधित थे, और इनको उपनाम गजोधर भैया के नाम से ये जाने जाते थे। साथ ही साथ आपको एक प्रश्न याद रखना है, उत्तर प्रदेश फिल्म विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कौन थे? तो राजू श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश फिल्म विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में थे। साथ ही साथ हाल फिलहाल के दिनों में कुछ महत्वपूर्ण निधन हुए हैं। अगर उनको हम रिकॉल कर लें तो हमारे प्रश्न गलत होने वाले नहीं है। जैसे आइए देखें हम एक क्रम के माध्यम से। जैसे देखिए, लता मंगेशकर जी का भी निधन हाल ही के दिन में हुआ। ये भारत के किस राज्य से संबंधित थी? तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर से संबंधित थी। और 2001 में आपको ध्यान रखना है, 2001 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लीजन सम्मान से भी सम्मानित की गई थी। अगर हम बात करें बिपिन रावत जी के बारे में, तो पद्म विभूषण सम्मान से, साथ ही साथ भारत के पहले सीडीएस के रूप में थे, और इनका हाल ही में इनका भी प्लेन दुर्घटना में मृत्यु हो गया। अगर हम बात करें शिंजो आबे जी के बारे में, तो ये जापान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री रहे हैं। इनको नारा में गोलियों से हत्या कर दिया गया था, और साथ ही साथ इनको नेताजी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, और पद्म विभूषण सम्मान 2021 से भी सम्मानित किया गया है शिंजो आबे को। क्वाड देशों की संकल्पना किसकी देन है? तो ये शिंजो आबे की देन थी। अगर बात करें साइरस मिस्त्री की,
तो टाटा समूह के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? साइरस मिस्त्री थे और इनका भी एक्सीडेंट के दौरान मृत्यु हो गया। अगर हम बात करें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की, तो ब्रिटेन की सबसे अधिक कार्यकाल वाली महारानी के रूप में कौन थी? महारानी एलिजाबेथ थी। और इनके स्थान पे किसे चुना गया है? किंग चार्ल्स तृतीय को ब्रिटेन का नया सम्राट घोषित किया गया है। अगर हम बात करें नारायण जी की, तो ये केरल के पहले आदिवासी कवि थे। केरल के पहले आदिवासी कवि थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। राकेश झुनझुनवाला जी के बारे में बात करें तो वॉरेन बफेट के नाम से किसे जाना जाता था? राकेश झुनझुनवाला को। या शेयर मार्केट के राजा के नाम से किसे जाना जाता था? राकेश झुनझुनवाला को। अगर बात करें स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये कुछ महत्वपूर्ण निधन हैं और इनसे लगातार प्रश्न बनते हैं, आपको जरूर याद रखना है। और इसी क्रम में ये 10 प्रश्नों की सीरीज और इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हो सकते थे जो आपकी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, उन पे हम लोगों ने बातचीत की है और उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद भी आ रहा होगा। और इसी क्रम में 2 शब्द हम आपसे कहना चाहेंगे कि तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, हिम्मत न हार, हाथों की लकीर भी बदलेगी। मतलब आप अगर निरंतर प्रयास कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप सफल होके ही रहेंगे। और इसी क्रम में आप अपने परिवार का, साथ ही साथ अपने माता पिता का सम्मान करिए और आप अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।